Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. सो आज हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 10 को, जिसको हम लोग अभी तक काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहे थे, आज हम लोग इसकी समरी पढ़ेंगे. ठीक है. सो ये क्लास 6 का चैप्टर है और हिस्ट्री दैट इज़ फ्रॉम NCERT और चैप्टर का नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. ठीक है. तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है. सॉरी, हम लोग आज इसकी समरी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. चैप्टर की डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप नीचे इस पे प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप उसमें जाकर इसका प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 10 को स्टडी आउट कर सकते हो. फाइन. प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस. अरविंद, अच्छा, ऊपर एक छोटी सी स्टोरी दी थी इसमें कि अरविंद है वो एज अ किंग रोल प्ले कर रहा था. ठीक है. अब समुद्रगुप्त थे. समुद्रगुप्त ये बहुत ही फेमस रूलर थे गुप्तास डायनेस्टी के समुद्रगुप्त एक रूलर थे. बहुत ही फेमस रूलर थे एक्चुअली. ठीक है. समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग को कैसे पता चला? उनके बारे में बहुत ही लंबी सी इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब है जो कि अशोकन पिलर्स में है और वो भी इलाहाबाद में. तो उनके वहाँ से उनके बारे में हम लोग को जानने को मिला. अब ये एक ऐसा मतलब काव्य की तरह इसको कंपोज किया गया था. इसको कंपोज किया था हरीश सेना ने. ठीक है. जो कि एक पोएट भी थे और समुद्रगुप्त के कोर्ट में मिनिस्टर भी थे. अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक अलग तरीके का है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रशस्ति. मतलब कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी की तारीफ में, किसी की अच्छाइयों में. ठीक है. तो ये जो प्रशस्ति है इसको कुछ रूलर्स ने कंपोज और भी रूलर्स के बारे में इसको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था. तो जैसे कि गौतमी पुत्र, श्री सताकर्णी, ये जो थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बने थे गुप्तास के टाइम पे. ठीक है. तो इनके बारे में भी प्रशस्तीज वगैरह कंपोज हुई थी. समुद्रगुप्त प्रशस्ति. अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग. अब ये देखते हैं सबसे पहले कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी वो हमको क्या बताती है. तो जो पोएट था उसने बहुत ही अच्छे तारीफ करने वाले कुछ शब्दों में लिखा कि एक योद्धा की तरह, एक राजा की तरीके जिसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हों और जिसने कि बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट ऑफ पोएट से सीखा हो. ये एक मतलब उसको ऐसा डिस्क्राइब किया गया था, उनको भगवान की तरीके डिस्क्राइब किया गया था. तो जो प्रशस्ति थी ये बहुत ही लंबे सेंटेंसेस से कंपोज होती थी. तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में एक छोटी सी प्रशस्ति प्रेजेंट आउट है समुद्रगुप्त की, जिनकी बॉडी बहुत अच्छी थी, जिनका शरीर बहुत अच्छा था और उनके शरीर पे बहुत सारे मार्क्स लगे थे. हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स थे. किस चीज़ के? उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसमें उनके जितने टूल्स वगैरह थे, जो भी लड़ने में जो भी हथियार वगैरह यूज़ हुए थे, तो उसके कुछ ना कुछ मार्क्स उनके पूरी बॉडी पर लगे हुए थे. तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन अप होती हैं. अब अगर हम लोग यहाँ पे मैप नंबर 7 देखेंगे पेज नंबर 105 में, इस मैप को अगर हम लोग देखेंगे इस रिस्पेक्टिव मैप में, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको नोटिस करेंगे कि एक एरिया है जो कि ग्रीन कलर से शेडेड है ना. कुछ एरिया ब्लू कलर से शेडेड है, कुछ इसको आप पर्पल, एक्चुअली इसमें पर्पल मेंशन है बट यहाँ पे पिंक ही दिख रहा है, राइट. तो कुछ पिंक से मेंशन है और यहाँ पे रेड कलर की लाइन में डॉट्स प्रेजेंट है. ठीक है. इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या एक्चुअली. तो राइट हियर. तो ये जो मैप है ये इस इन्फॉर्मेशन बनाया गया है जो कि प्रशस्ति ने प्रोवाइड करी थी. प्रशस्ति से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से मैप बनाया गया है. तो जो हरीश सेना है उन्होंने 4 अलग अलग तरीके के रूलर्स को डिस्क्राइब किया है. ठीक है. और समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज थी उनके लिए उनको यहाँ पे बताया गया है. द रूलर ऑफ आर्यवर्ता के जो रूलर थे वो सबसे पहले ग्रीन वाला जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, जो ग्रीन शेडेड एरिया है उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे वो इन टोटल 9 रूलर्स थे. ठीक है. 9 रूलर्स थे जिन्होंने जो उनका किंगडम था. ठीक है. तो उन्होंने अपने किंगडम का जो पार्ट था, एंड द किंगडम्स वर मेड अ पार्ट, तो उनके जो किंगडम्स थे, उनके किंगडम्स जो थे वो समुद्रगुप्त एम्पायर का ही एक पार्ट बना दिए थे. उन 9 रूलर्स ने मिल करके उनके जो किंगडम्स थे उनको एक समुद्रगुप्त एम्पायर का ही पार्ट बना दिया. मतलब समुद्रगुप्त का जो एम्पायर था उसी का एक पार्ट बना दिया था. रूलर्स ऑफ दक्षिणी पथ.
अब दक्षिणी पथ ये जो एरिया है ये यहाँ पे रेड डॉट्स वाला एरिया है पूरा, ये इसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो ये वो सिटीज थी जो कि गुप्ताज ने जीती थी, जो गुप्ताज ने सिटीज जीती थी वो सिटीज थी। तो यहाँ पर इन टोटल 12 रूलर्स थे, ठीक है, जिनके कैपिटल्स जो थे वो रेड डॉट से मार्क थे इस मैप पे। तो उन्होंने ये सारे के सारे मतलब उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया था। उनके हराए जाने के बाद समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था और फिर समुद्रगुप्त ने वापस से उनको अलाउ कर दिया था रूल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग सिटीज। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग और भी सिटीज है जो कि पर्पल से मार्क है। यहाँ पे पर्पल मतलब कि पिंक की बात हो रही है, पिंक वाला ये शेड, ठीक है। तो ये कुछ सिटीज थी, नेबरिंग सिटीज थी, जो कि थी असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, गनसंग, ये सारी सिटीज थी यहाँ पे जो कि नॉर्थ वेस्ट में थी, ठीक है। तो ये क्या थे, ये ऑर्डर्स, ये ट्रिब्यूट लाते थे समुद्रगुप्त के लिए, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, उनके कोर्ट को अटेंड करते थे। तो ये वो सिटीज थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट है जो शेड, जो पोर्शन ब्लू से शेडेड है, एक ये नीचे शेडेड है और ये इधर साइड पे ब्लू कलर से जो पोर्शन शेडेड है। अब यहाँ के जो रूलर्स थे, ये बाहर आउटलाइनिंग एरिया था, आउटलाइन मतलब ये बाहर था एरिया जो कि ब्लू में मार्क है पूरा। तो जो खुशानाज और शाकाज थे और जो श्रीलंका के रूलर्स थे वो आते थे वहाँ पर, और खुशानाज और शाकाज और श्रीलंका के जो रूलर्स थे उन्होंने अपनी डॉटर्स को मतलब बेटियों को ऑफर किया था समुद्रगुप्त से मैरिज के लिए, ठीक है। उन्होंने अपनी डॉटर्स को ऑफर किया था, समुद्रगुप्त ने उन्होंने अपनी डॉटर्स को ऑफर किया था मैरिज के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर मेंशन अप हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जीनियोलॉजीज क्या होता है। अब जो प्रशस्तीज होती हैं उनमें रूलर की जो एंसेस्टर्स मतलब कि रूलर के जो पूर्वज होते हैं उनके बारे में भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में, उनके उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर और मदर, इन सब लोग के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो उनकी मदर का नाम था कुमारा देवी, ठीक है, जो कि लिच्छवी गण को बिलोंग करती थी। उनके फादर जिनका नाम था चंद्रगुप्त, वो सबसे पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है, और जिनको टाइटल मिला था महाराज अधिराज का, ठीक है। और यही जो टाइटल था ये समुद्रगुप्त भी इसी टाइटल को यूज करते थे। और जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर थे वो सिंपली महाराजास थे, मतलब उनके लिए जो टर्म यूज होता था तो महाराजास, ठीक है। मतलब कि इससे ऐसा लगता है कि जो फैमिली है ये धीमे धीमे बढ़ते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंस की तरफ ऐसे धीमे धीमे बढ़ती हुई गई थी, राइट। तो समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने ये जो अपने जीनियोलॉजीज थी, जो लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स थी, लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त II, तो इसमें उन्होंने चंद्रगुप्त II को भी ऐड कर दिया था बाद में, जो कि उनका सन था, ठीक है। अब हम लोग को उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस और क्वाइन से जानने को मिलता है। उन्होंने एक वेस्टर्न इंडिया में एक एक्सपीडिशन रही थी जहाँ पर कि उन्होंने शाकाज को ओवरकम किया था। उसके बाद जो आगे का उसका बिलीफ है वो है कि जो कोर्ट है वो फुल ऑफ बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोगों से पूरा भरा हुआ था, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। जब हम लोगों ने गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ा तो उनके इंस्क्रिप्शन और क्वाइन से हमने उनके बारे में पढ़ा, राइट। तो वहाँ से हमने फाइंड आउट किया कुछ किंग्स की बायोग्राफीज के बारे में। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने 1400 साल पहले रूल किया था, नियरली 1400 ईयर्स अगो, जो कि एक रूलर थे। उनका जो कोर्ट का पोएट था जिसका नाम था बनाभट्टा, उसने उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी थी और जिसका नाम था द हर्षचरिता, और वो भी संस्कृत में लिखी थी। ये हमको एक हर्ष की जीनियोलॉजी को भी बताता है, मतलब कि एंसेस्टर्स के बारे में। और जब वो किंग बने तो उनका पूरा किंग बनने तक का सफ़र इसमें मेंशन है। जुआनजांग जो हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया आए थे, उन्होंने भी काफ़ी समय स्पेंड किया था हर्ष के कोर्ट में, और उन्होंने वहाँ के बारे में भी एक डिटेल अकाउंट छोड़ के गए थे जो उन्होंने वहाँ पे देखा था। हर्ष सबसे बड़ा बेटा नहीं था उनके फादर का, ठीक है,
बट फिर भी वो किंग ऑफ थानेसर बने थे। लेकिन जब उनके फादर और उनके एल्डर ब्रदर, मतलब उनके पापा, उनके बड़े भाई की दोनों की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद वो किंग ऑफ थानेसर बने थे। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के रूलर थे और उनको रूलर ऑफ बंगाल में मार दिया गया था। हर्ष ने कन्नौज वाला किंगडम भी ले लिया था और फिर उन्होंने एक आर्मी लगाई थी रूलर ऑफ बंगाल की तरफ। वो सक्सेसफुल हुए थे ईस्ट साइड में वो सक्सेसफुल हुए थे और उन्होंने मगध को जीत लिया था और प्रोबेबली उन्होंने बंगाल को भी जीत लिया था। लेकिन उसके सिवा वो कहीं दूसरी जगह पे सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उन्होंने कोशिश की थी कि वो नर्मदा को क्रॉस करके डेक्कन की तरफ जाएं, लेकिन उनको एक रूलर थे जिसका नाम था चालुक्य डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम था पुलाकेशिन II। उन्होंने उनको वहीं पर रोक दिया था, मतलब कि जो पुलाकेशिन II थे उन्होंने हर्ष को वहीं पे रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलाकेशिन्स प्रशस्ति। तो जो पल्लवास और चालुक्यास थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वन सेकेंड, ठीक है। तो पल्लवास और चालुक्यास जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज के थे और ये साउथ इंडिया में थे उस पीरियड में। ठीक है, तो जो किंगडम था पल्लवास का वो स्प्रेड कर रहा था रीजन से, कैपिटल में भी पूरा स्प्रेड कर रहा था। जो पल्लवास का किंगडम था जो कि कांचीपुरम था, जो कि कावेरी पे था। ठीक है, वाइल जो चालुक्यास का था तो पूरा रायचूर द्वीप के पूरा सेंटर पे था, जो कि रिवर्स कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था रायचूर द्वीप। ठीक है, अब चालुक्यास का एक कैपिटल था जिसका नाम था एहोल। एहोल वाज द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था इसको रिलीजियस सेंटर की तरीके डेवलप किया गया था और जहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे। अब जो पल्लवास और चालुक्यास थे फ्रीक्वेंटली वो एक दूसरे के लैंड को जीतने की कोशिश करने लगे, स्पेशली वो एक दूसरे के लैंड पे कैपिटल्स पे अटैक करने लगे, कैपिटल सिटीज में, और जो कि बहुत ही अच्छे बहुत ही शांत टाउन्स थे उनमें अटैक करने लग गए। तो चालुक्य का जो बेस्ट नोन रूलर थे वो थे पुलाकेशिन II। हम लोग उनको एक प्रशस्ति से जानते हैं जो कि उनके कोर्ट के पोएट जो थे रवि कीर्ति, उन्होंने इसको कंपोज करी थी। अब ये हम लोग को इस बारे में बताते हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स थे, उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताते हैं जिनको कि 4 जनरेशन तक का ट्रैक किया गया, मतलब फादर से लेके बेटे तक के 4 जनरेशन तक में इनको बताया गया है। पुलाकेशिन जो थे उनको जो था उनके अंकल से उनका किंगडम मिल गया था। ठीक है, अब रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एक्सपीडिशंस थे उसको वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में रखे थे। बिसाइड्स उसके सिवा उन्होंने एडवांस को मतलब उन्होंने हर्ष को एडवांस में चेक भी किया था। अब वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्ले था जो कि पोएम के उसमें है। तो हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो पोएट सेज आफ्टर हिज डिफीट, मतलब कि उसकी हार के बाद हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, मतलब कि हर्षा वॉज नो लॉन्गर हैप्पी। ठीक है, पुलाकेशिन जो थे उन्होंने पल्लवा किंग पे अटैक किया था और जिन्होंने कि शेल्टर लिया था वॉल्स ऑफ कांचीपुरम की वॉल्स के पीछे उन्होंने शेल्टर लिया था। ठीक है, डाउन। बट जो चालुक्य की जो विक्ट्री थी वो बहुत ही छोटी सी, मतलब छोटी समय के लिए बहुत रही। जो पल्लवास और चालुक्यास थे उन्होंने अपना जो भी किंगडम्स और बिलोंगिंग्स थी उन नए रूलर्स को दे दिया था जो कि थे राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग क्लास नंबर 7 में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट आउट करेंगे, दैट इज हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेट। अभी सारे किंगडम्स कैसे एडमिनिस्टर होते थे। अभी जो किंगडम्स थे यहाँ पे ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट होते थे। तो पुराने किंग्स की अगर बात करें तो उसमें लैंड रेवेन्यू जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था इन रूलर्स के लिए। मैं हाईलाइट करते चलती हूँ साथ में, एक सेकेंड, राइट। ठीक है, लैंड रेवेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था इन रूलर्स के लिए
और जो विलेज होता था वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता था उनका, जो विलेज होता था वही मेन होता था, ठीक है। वहाँ पे कुछ नए डेवलपमेंट्स भी होते रहते थे, जैसे कि किंग ने काफ़ी सारे तरीके वो यूज़ करते थे, तो वहाँ पे जो भी पावरफुल मैन होते थे वो उनके सपोर्ट में आ जाएं, तो उसके लिए किंग्स कुछ नए नए तरीके यूज़ करा करते थे, या तो वो इकोनॉमिकली उनके साथ आ जाए या फिर सोशली उनके साथ आ जाए। क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ, मतलब उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता था, इसलिए, ठीक है। अब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे वो अब हेरिडेटरी हो गए थे, मतलब कि हेरिडेटरी मीन्स जैसे कि कोई ग्रैंडफादर है, कोई ग्रैंडफादर का जो बेटा है वो उस पोस्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर जो बेटा मतलब कि फिर वो फादर बना, और फिर फादर का जो बेटा है फिर वो उस पोस्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कि एक पोस्ट जो थी वो एक फैमिली के पर्सन्स पे ट्रांसफर होती रहती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि जो सन होते थे, ठीक है, जैसे ही उनके फादर उस पोस्ट से हटते थे तो उनके सन उस पोस्ट पे आ जाते थे। जैसे कि जो पोएट हरिसेना थे वो महादंड नायक थे और चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे, जैसे कि उनके पहले उनके फादर थे, ठीक है। पहले हरिसेना के फादर थे, फिर उसके बाद हरिसेना को बना दिया गया था ये सब। कई बार एक पर्सन जो होता था बहुत सारे ऑफिसर्स संभालता था, जैसे कि जो हरिसेना तो महादंड नायक के सिवा वो कुमार अमात्य, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, और संधि विग्रहिका, एक सेकेंड, और संधि विग्रहिका मतलब कि एक मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे। तो एक ही जो चीज़ थी, एक ही पर्सन को कई सारी पोस्ट भी दी जाती थी। उसके सिवा जो इम्पोर्टेंट मैन होते थे वो प्रोबेबली उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाता था, उनको वहीं पे रहते थे वो लोग। ये लोग कौन होते थे? ये लोग होते थे नगारा श्रेष्ठी, या फिर आप इनको बोलोगे चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी, 10 अर्थवाह, और जो कारावांस होते थे उसके लीडर्स, ठीक है। तो ये सब पीपल सिंपली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रहते थे। द प्रथम कुलिका, या फिर ये जो प्रथम कुलिका, या फिर इनको बोलोगे आप चीफ क्राफ्ट्समैन, ठीक है, और कायस्थास और स्क्राइब्स के हेड, इनको नाम होता था प्रथमा कुलिका, ठीक है। अभी जो पॉलिसीज थी ये काफ़ी इफेक्टिव थी, बट ये जो पावरफुल जो मेन थे धीमे धीमे काफ़ी पावरफुल बन रहे थे, जो मेन ग्रू हो रहे थे धीमे धीमे, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रांग हो रहे थे, और अपने खुद के इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी वो लोग सेट आउट करने लग गए थे। अब एक नए तरीके की आर्मी, जैसे कि पुराने रूलर्स जो होते थे, कुछ किंग्स मेंटेन करते थे बहुत अच्छी, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, जिसमें कि एलिफेंट्स होते थे, फुट सोल्जर्स होते थे। तो उसके सिवा वहाँ पे मिलिट्री लीडर्स भी होते थे, जो जो किंग होता था उसको ट्रूप्स के साथ प्रोवाइड करते थे जब भी ज़रूरत होती थी उनको। ट्रूप्स मतलब कि जो सोल्जर्स का एक झुंड बोल लो या एक आर्मी बोल लो, ठीक है, तो उसके साथ उनको प्रोवाइड करते थे। अब उनको रेगुलर सैलरीज पेड नहीं करी जाती थी, इसमें से कि कुछ जो लोग थे उनको 1 सेकेंड, इस पे कुछ जो मैन थे उनको लैंड के लिए परमिशंस मिल जाती थी, और कुछ जो थे वो उस लैंड से, फिर उनको लैंड के लिए परमिशन मिलने के बाद वो लैंड से ही रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, और फिर उसको सोल्जर्स वगैरह को और हॉर्सेस वगैरह को और इक्विपमेंट्स वगैरह को मेंटेन करने का उसी से काम करते थे। अब इन मेन को बोला जाता था समानताज, ठीक है। जहाँ पर जो रूलर होता था वो वीक होता था, तो समानताज जो होते थे वो काफ़ी मतलब ट्राई करते थे इंडिपेंडेंट बनने की, ठीक है। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स, अब सदर्न किंगडम्स की जो असेंबलीज थी, ये जो इंस्क्रिप्शंस थे पल्लवास की, इसमें लोकल असेंबलीज का मतलब ऐसे बहुत सारे लोकल असेंबलीज थे, ठीक है। तो ये जो इंक्लूड थे, ये क्या इंक्लूडेड था? सभा, जो कि एक असेंबली थी ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड थी सभा, जो कि एक मतलब ब्राह्मण लैंड ओनर्स की एक असेंबली थी। तो ये जो असेंबली थी किसी की काम करती थी? ये इसकी सब कमिटीज़ होती थी, ठीक है। तो उन सब कमिटीज़ के थ्रू ही ये असेंबली पूरा काम करती थी,
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कमिटीज़ होती थी वो किस किस क्या क्या चीज़ देखती थी, इरिगेशन देखती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस देखती थी, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें ये कमिटीज़ देखा करती थी, सब कमिटीज़ थी। अब वहाँ पे एक विलेज असेंबली थी जिसका नाम था UR, ठीक है। तो वो कई सारे एरियाज में होती थी जहाँ पे कि जो लैंड ओनर्स थे वो ब्राह्मण्स नहीं होते थे, वहाँ पे ये विलेज असेंबली होती थी। और जो नागाराम एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि मर्चेंट्स की थी, नागाराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। तो ये जो असेंबलीज ये लोग जो होते थे असेंबलीज वगैरह कंट्रोल करते थे, और रिच और पावरफुल जो लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स होते थे ये लोग असेंबलीज वगैरह को कंट्रोल करते थे। इसमें कई सारी ऐसी लोकल असेंबलीज थी जो कि काफ़ी सेंचुरीज तक काम करती रही, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, अब किंगडम में ऑर्डिनरी पीपल, जब आप ओकेशनल वहाँ पे कोई भी ओकेशन वगैरह होती है तो वहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल की होती और ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ होती है उसके प्लेस वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। कालिदास जो है वो अपने प्लेस मतलब कि नाटक, ठीक है, उनके लिए जाने जाते हैं जो कि जो किंग होता है उसकी लाइफ डिपिक्ट करते हैं, किंग के कोर्ट की किस तरीके की लाइफ होती है वो बताते हैं। तो एक सबसे अच्छा फीचर इनके बारे में ये होता है, इन प्लेस के बारे में, कि किंग और जो ज़्यादातर ब्राह्मण्स होते हैं वो सारे के सारे संस्कृत बोलते हैं, इसमें दिखाए जाते हैं। और जो वुमेन और मेन होती हैं किंग के सिवा वो ब्राह्मण्स जो होते हैं वो प्राकृत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनका सबसे एक मोस्ट फेमस प्ले था जिसका नाम था अभिजना शकुंतलम, ठीक है। ये एक लव स्टोरी थी जो कि एक किंग का नाम था, इसका नाम था दुष्यंत, और एक यंग वुमेन जिनका नाम था शकुंतला, उन दोनों के बीच की एक ये लव स्टोरी थी जो कि यहाँ पे एक हम लोग को एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है इसका। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, एक फिशरमैन को एक अंगूठी मिली। जो फिशरमैन था उसको एक प्रेशियस बहुत कीमती अंगूठी मिली जो कि किंग ने शकुंतला को दी थी, लेकिन गलती से उसको फिश ने उस रिंग को खा लिया था। जब वो पैलेस में गया तो गेटमैन ने उसको चोरी करने का उस पर इल्ज़ाम लगाया, और जो पुलिस ऑफिसर था वो भी काफ़ी रूड था तो उसने भी यही सब किया। बल्कि जो किंग था वो काफ़ी हैप्पी हुआ, उसने जैसे उस रिंग को देखा उसने उस फिशरमैन के लिए रिवॉर्ड भेजा। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर और द गेटमैन था उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना भी तो शेयर ले इस रिवॉर्ड में से, तो फिशरमैन के साथ एक ड्रिंक लेने के लिए चले गए, ठीक है। जैसे कि ये होती थी। अब जो चाइनीज पिलग्रिम थे फाजियान, उन्होंने नोटिस किया था कि जो पीपल जो लोग अनटचेबल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग अनटचेबल्स वगैरह बहुत मानते हैं। वो जो अनटचेबल्स होते हैं उनसे उम्मीद करी जाती है कि उस सिटी के बाहरी हिस्से में रहें। उसने जो फाजियान थे उन्होंने लिखा कि जैसे ही कोई अनटचेबल टाउन या मार्केट प्लेस में एंटर करता है तो वो अपने साथ एक लकड़ी का टुकड़ा लेके चलता है, और ताकि वो दूसरों को मतलब खुद को दूसरों से अलग रख सके। तो लकड़ी का टुकड़ा जो है बजाते हुए चलता है ताकि लोग उसकी आवाज़ सुने और वो समझ जाए कि इसको टच नहीं करना है और वो उसके आगे पीछे से भी हट जाए। तो बनावट्टा जो थे उन्होंने इस तरीके की एक पिक्चर जो थी वो किंग की आर्मी में प्रोवाइड करी थी। तो ये इस तरीके की है द किंग्स आर्मी, किंग की जो आर्मी। जो किंग ट्रैवल करते थे तो बहुत ही सारे इक्विपमेंट्स के साथ ट्रैवल करते थे। वेपन्स के सिवा उनके डेली यूज़ का सामान भी होता था, जैसे कि पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्ड फुटस्टूल्स, फूड, जैसे कि एनिमल्स होते थे, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सारी चीज़ें किंग अपने साथ लेके ट्रैवल करते थे। उनके साथ एक बहुत बड़ी आर्मी भी होती थी जो कि म्यूजिशियंस होते थे, जो कि ड्रम बजा रहे होते थे, कुछ ट्रम्पेट्स प्ले कर रहे होते थे। तो इस तरीके की उनके साथ एक आर्मी भी अलग से हुआ करती थी। तो जो विलेजर्स थे वो उनको पूरे रास्ते उनकी मतलब हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते, मतलब जो गिफ्ट्स देते रहते थे। गिफ्ट्स किस तरीके से कर्ड मतलब दही, गुड़, फ्लावर्स, उनके एनिमल्स को कुछ ना कुछ खाने को दिया करते थे। वो ये भी कोशिश करते थे कि किंग से मिल पाएँ और अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो सारी चीज़ें अपने किंग को बता पाएँ। तो वहाँ पे जो आर्मी थी वो बहुत डिस्ट्रक्शन करते थे, बहुत तोड़ फोड़ करते थे वो लोग। वहाँ पे जो एलिफेंट्स थे वो किसी के भी घर में, विलेजेस में घुस जाते थे,
जो ऑक्सिन होती थी, वो कारावांस, मर्चेंट्स के जो कारावांस होते हैं उसको ख़राब कर देते थे, ख़राब करके भागते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते। तो बन्ना भट्टा ने कहा कि जो पूरी दुनिया थी वो ऐसा लगता था कि मिट्टी ने पूरी दुनिया को सॉलो कर लिया, मिट्टी ने पूरी दुनिया को निगल लिया है, ऐसा लगता था जब वहाँ पे जो किंग थे वो ट्रैवल करते थे। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस रिस्पेक्टिव चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, इसकी हम लोगों ने यहाँ पे समरी पढ़ी। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे सारी हाईलाइट करके बताई जो इम्पोर्टेंट थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को नोट डाउन किया होगा। नहीं किया है अगर नोट डाउन, तो अब आप उसको नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सब चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके जो भी कोई डाउट्स हो आप उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन आउट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।